चलिए तो हिस्ट्री का एमसीक्यू कुछ करते हैं, और जनरली जो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके राजस्व प्रणाली से ही है। और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार? इसका कारण नहीं था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार जो था, इसीलिए मतलब बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है, कॉर्नवालिस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? ठीक है, रैयतवारी बंदोबस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? रीड के द्वारा, मुनरो के द्वारा, या फिर कॉर्नवालिस के द्वारा? तो ध्यान में रखेंगे तो कौन था? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैं देख रहा हूं कई दिनों से जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो सब गैप्स हो जाते हैं, जब मैं कहानी सुनाता हूं तो सब आराम से सुनते रहते हैं बहुत धैर्य से। ठीक है, तो क्वेश्चन करने की टेक्निक जो है, एलिमिनेट करने की टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जगाइए। अब मुझे इसमें से कोई भी ऐसे लोग नहीं लग रहे हैं अभी तक जिन्होंने कम से कम 10-15 पूरे पूरे टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से बना के उसको सॉल्व वगैरह करके एकदम उनका ओके होगा। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता की बात करेंगे, थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। ध्यान में रखना है इसको। और सबसे पहले इसको कहाँ पे लागू किया गया ये भी पूछा जाता है। तो 1792 में इसको कहाँ पे लगा गया था? बारामहर जिले में लागू किया गया था। और ये जो था संपूर्ण भारत का सबसे अधिक क्षेत्र पे ये लागू था। ठीक है, कितने क्षेत्र पे लागू था? तो ये आपके संपूर्ण भारत के 51% हिस्सा पे इसको लागू था। कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र पे कितने प्रतिशत पे लागू था? 51% पे। रैयतवाड़ी में जो भूमि का मालिकाना हक किसके पास होता था? रैयत के पास होता था, किसानों के पास होता था। ठीक है, कोई मीडिएटर नहीं होती थी। किसान जो थे डायरेक्ट मतलब जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ टैक्स का जो बात थी वो करते थे। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक भूस्वामी होता था, जिसे भूमि की कुल उपज का 33% से लेकर 55% तक बीच लगान कंपनी को अदा करना होता था। इस व्यवस्था को मद्रास में, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल में, असम में, कुर्ग कर्नाटक के कुछ हिस्से में लागू किया गया। संपूर्ण भारत का कितने परसेंट था? तो क्या बताएंगे, कितने परसेंट क्षेत्र पे? 51। क्योंकि ठीक है, तो 51% क्षेत्र पे इसको लागू किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखोगे। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, अस्थाई इस्तेमारी बंदोबस्त सर्वप्रथम बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू की गई थी। बताना, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो क्या बताएंगे? थॉमस मुनरो ने। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है? तो ध्यान में रखना है, तो एक थॉमस मुनरो भी था, ध्यान में रखना है, और एक रीड भी थे। तो रीड तो ऑप्शन में है नहीं। भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग प्रारंभ किसके द्वारा किया? रैयत का मतलब क्या? रैयतवाड़ी का प्रयोग प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर हेरिट के द्वारा। अब आते हैं भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त में रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। तो ध्यान रखें, अगर पूछा जाएगा अस्थायी बंदोबस्त तो ध्यान रखेगा बिहार बंगाल में। अगर पूछा गया रैयतवाड़ी की बात करेंगे तो बंबई में, मद्रास में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं आगे भी कुछ प्रश्न, उसको देखेंगे। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता था, तो कौन सा प्रथा था? तो रैयतवाड़ी था। ठीक है, देखिए 65 बीपीएससी में इस प्रश्न को पूछा भी गया है। नहीं, अब आते हैं ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। इन ब्रिटिश सिस्टम रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज, ठीक है, प्रिलिवेंट इन, कहाँ पे था? तो दक्षिण भारत में था। कहाँ पे था? तो ध्यान में रखेंगे, तो आपको दक्षिण भारत में था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे था? तो दक्षिण भारत में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं, बताना है ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। कहाँ पे लागू की गई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में थी ना, बम्बई प्रेसिडेंसी में थी, दोनों जगह पे थी। तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों ही जगह पे इसको लागू की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली की बात करें, क्या था? तो कर संग्रह का दायित्व जमींदारों का था, कर चुकाने का दायित्व भूस्वामी का था। ठीक है, तो किसका था? यहाँ पे किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे, तो यही ठीक है। फार्मर्स डायरेक्टली पेड लैंड टैक्सेस टू ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो किसान जो थे डायरेक्ट मतलब सरकार को कर देते थे, मतलब बीच में कोई मिडिल मैन नहीं था
या फिर बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। ठीक है, यह हरियाणा पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे आगे के प्रश्नों को भी जरा देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल दिया जाता था। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, ठीक है, बिल्कुल। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ठीक है। तो सारे ही कथन की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी तथा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण होता था, मूल्य का निर्धारण किया जाता था। बंबई तथा मद्रास के अधिकांश भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू, बंबई और मद्रास में, ठीक है। इस व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो मुनरो ने किया था, ठीक है, जिसे मई 1820 में मद्रास का गवर्नर भी बनाया गया था। अधिकांश जमीन महाजनों, सौदागरों, व्यापारियों, भूमि साहूकारों तथा धनी किसानों के हाथ में चली गई, जो रैयतों के द्वारा खेती करवाते थे। भारतीय धनी वर्गों द्वारा जमीन खरीदने और जमींदार बनने का एक कारण यह भी था कि उद्योगों में पूंजी के निवेश की कोई खास गुंजाइश नहीं थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में काश्तकारों के भूस्वामी माना जाता था, मालिक उनको मानते थे। यह अस्थायी बंदोबस्त था क्योंकि प्रत्येक 30 साल के बाद लगान अदायगी की पुनः समीक्षा की जाती थी, ठीक है। तो यह अस्थायी नहीं था, रैयत वाला क्या था? अस्थायी था, क्योंकि 30 वर्षों पे क्या होती थी, इसकी समीक्षा की जाती थी। रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और किसानों के हाथों में चली गई थी। रैयतवाड़ी समर्था पट्टेदारों की सेवा का उपयोग करते थे, ठीक है। भूमिहीन श्रमिक जो थे भूस्वामी बन गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसके पट्टेदारों का उच्च मूल्य पर भूमि पट्टे की पद्धति पर रोक लगा दी गई। जमींदार पूरी तरह से विनिष्ट हो गए। तो बताना कौन सा सही है? द लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पासड इनटू द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स एंड रिच पीजेंट्स हु यूजुअली यूटिलाइज द सर्विस ऑफ द टेनेट्स, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं आगे के भी प्रश्नों को देखेंगे जरा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसा ही प्रश्न आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा डरावना टाइप है, लेकिन होता बहुत आसान है। अब ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण और पश्चिम भारत में अपनाया गया, ठीक है। पश्चिम में महाराष्ट्र की तरफ, ये ठीक है। सैद्धांतिक रूप से रैयतवाड़ी रैयत और राज्य के बीच में प्रत्यक्ष संबंध थे, बिल्कुल। मतलब रैयतवाड़ी वाज प्रिंसिपल ए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रैयत एंड द स्टेट, बिल्कुल, कंपनी सरकार। यह एक कर संविदा थी, ठीक है। ध्यान से 30 वर्ष के लिए बैत थी, तो बिल्कुल 30 वर्ष के लिए होता था। 30 वर्ष के बाद पुनः समीक्षा की जाती थी, ध्यान में इसको रखना है। सैद्धांतिक रूप से इसमें पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग अर्थात जमींदार और अधिक मजबूत हुए और किसान वर्ग और अधिक कमजोर हुए। नहीं, किसान वर्ग तो मजबूत हुए, लेकिन जमींदार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हुए, हालांकि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी नहीं हुई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड होते अच्छे होते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार एक एक किसान से मालगुजारी की सीधे वसूली करती थी। कृषकों को जमीन का मालिक होने की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। तो क्या बताओगे? कानूनी मान्यता थी। जब कानूनी मान्यता थी तो जमीनों को क्या कर सकते थे? बेच वगैरह भी सकते थे। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो उनको कानूनी मान्यता दी गई थी, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसे आप भूलेंगे नहीं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसने काश्तकारों को भूस्वामियों के रूप में मान्यता दी, ठीक है। तो बिल्कुल काश्तकारों को, मतलब इट रिकॉग्नाइज द कल्टीवेटर्स एज द ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है, ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है। यह अस्थायी बंदोबस्त था, बिल्कुल अस्थायी था, क्योंकि 30 वर्षों पे क्या की जाती थी? तो 30 वर्षों पे इसकी समीक्षा की जाती थी, तो अस्थायी ही थी ये, ठीक है। यह अस्थायी बंदोबस्त की अपेक्षा बाद में यह अस्थायी बंदोबस्त की अपेक्षा बाद में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो मतलब सारे ही कथन की बात करेंगे सही है, क्योंकि ये जो रैयतवाड़ी जो आया था अस्थायी बंदोबस्त के बाद ही आया था ना, इससे भी आप ध्यान में रखोगे। सर अब आगे देखते हैं। हम्म। सर 1790 में जो 12 महल में स्टार्ट हुआ था ये, तो उसी हम्म। समय रैयतवाड़ी स्टार्ट हुआ था ना सर, और 1793 में अस्थायी बंदोबस्त स्टार्ट हुई अरे थी तो 1790 में 12 महल में। क्या? 1790 में से जो 12 महल में जो मद्रास के 12 महल में जो स्टार्ट की गई थी रैयतवाड़ी तो सबसे वो पहले, थोड़ा सा ये किया 1790 गया में। था ना, व्यापक तौर पे इसका प्रयोग थोड़ी ना किया गया था, थोड़ा सा किया गया था, ठीक है। 1790 में जो प्रयोग किया गया था थोड़े से जगह पे किया गया था, सभी जगह पे नहीं था, केवल ट्राई किया गया था 12 महल में, ठीक है। ये मद्रास वगैरह में कब लागू किया गया था?
मद्रास में, बम्बई में कब लगाया गया था? अस्थाई यहाँ पे क्या था? परमानेंट सेटलमेंट कब आया? पर यहाँ पे तो बताया ना, परमानेंट सेटल कब आया? ठीक है, 1800। 17 हाँ ठीक है, 1793 में आया था। इसको मद्रास वगैरह में कब लागू किया गया था? ऊपर पढ़ा है ना आपको भी। 1820 इसे में वो सर्वप्रथम 1792 बन के आया था। मद्रास। हाँ ठीक है, ये। हाँ तो जब 1820 के आसपास इसको लगाया गया था, 1792 में केवल इसको ट्राई एंड टेस्टेड किया गया था। मार्क बंद कीजिए, 12 महल में। ठीक है, पूरे तरीके से इसको कब लगाया गया था? 1820 में मुनरो जो था ना, वहां का गवर्नर बना था, उसी के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये अस्थायी बंदोबस्त के बाद ही था। ठीक है। हम्म, बिल्कुल ठीक है, 1820 के आसपास। चलिए, वो जो था नहीं होता, एक होता पायलट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, जब हम लोग जब कुछ स्कीम वगैरह जब कहीं पे जो ट्राई करते हैं ना, किसी जगह पे हम सफल होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं ना, पायलट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, छोटा स्तर पे होता है, ट्राई करने के लिए करते हैं, देखते हैं हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, तो फिर बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। तो 1700, वो जो 90 वाला जो था, 92 वाला सॉरी, इट्स जस्ट लाइक पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, वो सफल हुआ, उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में लगा दिया गया। ठीक है, तो भूमिहीन श्रमिक भूस्वामी बन गए थे। कहाँ पे थे? ये वाला होगा। चलिए, महालवारी प्रथा किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो महाल के साथ हुआ था ना इसमें, ग्राम समुदाय के साथ। ठीक है, कम्युनिटी एज ए होल। ठीक है, तो महालवारी व्यवस्था में भूमि कर की इकाई संपूर्ण ग्राम अथवा महाल को माना जाता था। गांव के लोग सम्मिलित रूप से भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे। महालवारी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रस्ताव मैकेंजी ने दिया था 1819 में। उत्तर भारत में महालवारी व्यवस्था को, ठीक है, आर मार्टिन वर्ट की देखरेख में लागू किया गया। ठीक है, ये प्रस्ताव जो था मैकेंजी का था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मार्टिन वर्ट की देखरेख में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में कहाँ कहाँ पे था? अवध में था, मध्य प्रांत में था, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल था। इसके अंतर्गत कितने परसेंट भूमि? 30%। 19% अस्थायी बंदोबस्त, 51% कौन सा? रैयतवाड़ी है। ठीक है, 30% ये हो गया, टोटल 100%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पे रैयतवाड़ी थी। उसके बाद आप ध्यान में रखोगे तो महालवाड़ी थी 30% पे, 19% पे अस्थायी बंदोबस्त था। द महालवारी, ठीक है, द महालवारी ट्रेडिशन वाज लॉन्च। महालवारी प्रथा को कहाँ पे लागू किया गया? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। और इसके नॉर्थ इंडिया में इसके जनक कौन थे? तो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा। ठीक मार्टिन है, बर्ड। मार्टिन बर्ड के द्वारा। वैसे इसके जनक कौन थे? तो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, ध्यान में इसको रखना। निम्नलिखित में से कौन सा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध नहीं था? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, संबंध रखता है, सॉरी। तो महालवारी सेटलमेंट रखता है, ध्यान में रखना है। पिट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, सहायक संधि, कुछ भी राजस्व से लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे मिलान करना है, मिलान कीजिए। हॉर्ट मैकेंजी की बात करेंगे, किससे जाने जाता है हॉर्ट मैकेंजी? महालवारी। कार्नवालिस की बात करें, किससे जाना जाता है? अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, जोनाथन डंकन की बात करेंगे तो जोनाथन डंकन बनारस का अस्थाई बंदोबस्त था। हाँ, रैयतवाड़ी है। जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की थी ना शायद, सही बता रहा हूँ सर? हाँ, इसने किया था। ठीक है, बनारस में। ठीक है, विद्यापीठ है सर, अब आते हैं। विद्यापीठ है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो जोनाथन डंकन बनारस का स्थायी बंदोबस्त, मुनरो रैयतवाड़ी, कार्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, और हॉर्ट मैकेंजी की बात करें महालवारी। मिलाइए, अस्थाई बंदोबस्त की बात करें कार्नवालिस ठीक है, रैयतवाड़ी थॉमस मुंडो ठीक है, महालवारी की बात करें हॉर्ट मैकेंजी सही है। ठीक है, तो सारे ही कथन की बात करेंगे आपके सही हो गए। ठीक है, अब आते हैं, फिर से मिलाना है। बड़े सामंतों का आवंटित भूमि, द लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंड ट्रस्ट, किसमें होता था ये? तो अस्थाई बंदोबस्त में होता था, जिसको जमींदारी भी कहते थे। ठीक है, माल गुजारी के इजारेदारों अर्थात तहसीलदारों से भूमि आवंटित जागीरदार होता था ये। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतर करने, उपहार देने का, विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि की बात करेंगे तो ये किसमें होगा?
रैयतवाड़ी में हो जाएगा। तो ये तो बढ़िया। और ग्राम स्तर पे जो होती थी उसको क्या बोलते थे, महालवाड़ी बोलते थे, ठीक है। मतलब पूरे गांव को ये अधिकार होता था। तो भाई आप लोग देखो क्या करना चाहते हो, देख लीजिए यहाँ पे। तो बड़े सामंतों का आवंटित भूमि जागीरदार लिया है। मालगुजारी के इजारेदारी अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जो थी उनको जमींदारी कहते थे। लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट विद द राइट टू सबलेट, मॉर्टेज और गिफ्ट और सेल, मतलब बेचना खरीदना सब अधिकार जो था रैयतवाड़ी में था, ठीक है। रेवेन्यू सेटलमेंट मेड एट विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर की गई भूमि राजस्व बंदोबस्ती की बात करेंगे तो ये महालवाड़ी प्रणाली में थी। बताना है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा का कारण आर दिया हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, ठीक है। इसने भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। तो बताना ये सही है क्या? पहला वाला तो सही है, दूसरा सही है क्या? तो ध्यान रखना है, बिल्कुल दूसरा भी सही है, ठीक है। दोनों के दोनों सही है और एक दूसरे का सही व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त की बात 19% भूमि भी थी। 1793 में किसने लॉन्च किया? कॉर्नवालिस के द्वारा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा में रैयतवाड़ी किनका डाउट था, देख लीजिए यहाँ पे 1820 है ना। तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते तो भाई साहब अस्थायी बंदोबस्त से पहले 1792 में रैयतवाड़ी आ गया। 1792 में जस्ट इसको टेस्ट किया गया था, ठीक है। मेन रूप से 51% भूमि पे कब लागू किया गया? 1820 में, ठीक है। 1792 में मद्रास में बारामहल जिले में लागू किया गया था, छोटे से जिले में। 51% भूभाग पे था और इसमें कृषक जो थे भूमि के मालिक थे, सबसे बड़े क्षेत्र पे था। महालवाड़ी की बात करेंगे तो आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत में 30% भूमि पे था, ठीक है। उत्तर भारत में इसके जनक कौन थे महालवाड़ी के? ओवरऑल हॉल्ट मैकेंजी। उत्तर भारत में कौन थे? मार्टिन मार्टिन बॉट। बॉट। हॉल में कौन था? मार्टिन मार्टिन बर। बनारस में कौन था? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। बनारस में कौन था? जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियां थी, अर्थात जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों के द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था, जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। महलवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी, ठीक है, तो गलत है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ध्यान में रखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का अस्थायी अधिकार होता तो वे भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते थे। तो ये सरकार के पास नहीं होती थी, महाल के पास होती थी। किसके पास होती थी? महाल के पास होती थी या फिर किसके पास होती थी? गांव के पास होती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो गलत कौन सा हो गया? तो गलत ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, गलत हो गया, ठीक है। देखिए सीएपीएफ में प्रश्न पूछा गया, जब भी इसका जो पेपर जो रहेगा ना, यूपीएससी एग्जाम लेती है, काफी अच्छे प्रश्न डालती है, सीडीएस वगैरह का एग्जाम करवाती है। दक्षिण, मैं ये क्यों करवा रहा हूं? इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बोला यूपीएससी से क्वेश्चन आएगा, तो आएगा तो पढ़ कर जाइए। दक्षिण रैयत आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेक्कन राइट्स कमीशन आर करेक्ट, ठीक है। तो डेक्कन राइट दिया, वहां पर दक्षिण आयोग दिया है। ये डेक्कन में राइट कब हुआ था, सब बताइए, कब हुआ था डेक्कन में राइट? ठीक है, 1875 में हुआ था डेक्कन में राइट, वेरी गुड, ठीक है, 1875 सही है। आयोग ने उन जिलों में जांच नहीं की थी जो प्रभावित नहीं थे। आयोग ने रैयतों, साहूकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन दर्ज किए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सही उत्तर की बात करेंगे, दोनों जो है सही है। क्या हुए थे दक्कन में? 1875 में कृषक उपद्रव हुए, कृषकों ने साहूकारों का विरोध करना शुरू किया। दक्कन उपद्रव आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों की जांच की। हाँ सर बी दिया है सर, ओनली फॉर दूसरा। अच्छा, उन जिलों में जांच नहीं की थी, ये गलत हो जाएगा, केवल ये सही लिया, सॉरी, ओनली बी मिस्टेक। अतः सरकार ने 1879 में दक्कन राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें कृषकों, साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। तो 1875 में विद्रोह हुआ, ध्यान में रखना है, और इसके लिए एक अधिनियम जो पारित किया गया 1879 में, ठीक है। तो अब देखोगे जब जब जनजातीय विद्रोह वगैरह होता था, संथाल परगना एक्ट बनाया गया, संथाल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर परगना एक्ट बनाया गया, जो कि मतलब मुंडा विद्रोह के बाद। और यहाँ पर भी आप देखो दक्कन राहत अधिनियम पारित किया गया आफ्टर विद्रोह के बाद, ठीक है।
तो आयोग ने उन जिलों की जांच नहीं की थी जो प्रभावित नहीं थे, नहीं जो जिला प्रभावित नहीं था उसका भी जांच किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। बताना है डैश में बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, 1885 में। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था। बंगाल एवं बिहार किराएदारी अधिनियम 1885 में पारित किया गया। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य था जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना। इसके लैंडलॉर्ड टीनेट लॉ भी कहा जाता था, जिसके अंतर्गत किराएदारों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाता था। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुटकुटी पद्धति पट्टा प्रचलित था? तो ये खुटकुटी व्यवस्था कहाँ पे था? इसका था ना, मुंडा वालों का था ना, ये कहाँ पे हो जाएगा? तो फिर छोटा नागपुर, ठीक है। तो छोटा नागपुर के आदिवासी पूर्वजों ने जंगल काटकर खेती योग्य जमीन तैयार की थी। इस तरह से तैयार की गई जमीन पे मालिक जंगल काटने वाला होता था। ऐसे जमीन मालिक को खुटकट्टीदार या फिर भूइहार कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नागवंशियों के प्रवेश तक खुटकट्टीदारी प्रथा स्वतः नियमबद्ध हो चुकी थी। नागवंशी एक वंश था, ध्यान में रखना। तो व्यापार संबंधी नीति की बात करेंगे, हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको भी करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल के क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने केवल रेवेन्यू दिया था। रेवेन्यू से ही प्रश्न आपको बीपीएससी में एक क्वेश्चन दिख सकते हैं, ठीक है, जो कि कई बार बीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें टोटल ब्रिटिश पॉलिसी हमको पढ़ना है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे।